पंजाब के लेफ्टिनेंट विजयन थापर, जिन्होंने युद्ध में जाने से पहले अपने घर वालों को खत लिखा था कि अगर फिर से मेरा जन्म हुआ तो मैं एक बार फिर सैनिक बनना चाहूंगा और अपनी मातृभूमि के लिए मैदानी जंग में भी मैं लड़ना चाहूंगा। एक दिन रात को आतंकवादी आए, उसकी वाइफ बीच में आने की कोशिश की। उन्होंने वाइफ को और बच्चे को, रुखसाना को एकदम खड़ी से लिया और उस लड़की के सामने उसके बाप को लड़ाई शुरू होगी। जबरदस्त लड़ाई, रात को ही जाना पड़ा। थ्री पिंपल्स, नोल और एक लोन हिल एरिया है जहां पर बहुत बड़ी घमासान लड़ाई उनकी और उनके बटालियन ने लड़ी थी। भारतवर्ष की ऑफ विजय यानी कारगिल ऑपरेशन में वो पहली जीत थी। तब तक सारे अटैक फेल हो गए थे। उसी वक्त जो है उनको यूनिट साइटेशन आर्मी चीफ ने दे दी और बाकी जवान शहीद हो गए थे। लेकिन दुश्मन की रीढ़ की हड्डी जो थी वो तोड़ दी गई। टोलोलिंग की लड़ाई को कहा जाता है टर्निंग पॉइंट। तो आप देख लीजिए, रात को 20-25 केजी आपके ऊपर है, चांदनी रात है, दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है और दोनों तरफ खाइयां, हजारों फुट गहरी खाइयां। एक कदम गलत लिया तो गए। तो उस अटैक को विजयंत ही लीड कर रहे हैं। यंग सोल्जर था, उसको उन्होंने पूछा, अरे साहब कहाँ है? तो उसने बोल दिया, साहब तो मर गए, शहीद हो चुके हैं। वो पाकिस्तानी बोल रहे थे, कहे भाग जाओ तुम काफिरो, तुम क्या लड़ोगे? लेकिन जैसे ही एक कदम लिया, पीछे एक और MNG लगी हुई थी। उसने फायर खोला और वो फायर सिर में लगा और वहीं पे अपने साथी की बाहों में खत्म। उन्होंने नोएडा को मिलिट्री मैप ऑफ इंडिया में लिया। अब भगत सिंह 22 वर्ष के थे और उनको हजारों वर्ष तक याद किया जाएगा। अभी 100-150 साल तो हो गए हमारे साथ जिंदा है वो। बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं इंडिया नाउ एंड हाउ। आज हमारे लिए जितना ही खुशी का दिन है उतना ही एक इमोशनल दिन है, क्योंकि आज है रॉबिन का बर्थडे, यानी कैप्टन विजयन थापड़ का। ये वो नाम है जिसने 1999 में कारगिल में देश की इज्जत सम्मान को ही नहीं बल्कि उन पहाड़ियों को भी बचाया जिनको देखते देखते ही कई लोगों को डर लगता है। और आज इस अच्छे दिन को, इस पावन दिन को मनाने के लिए हमारे साथ हैं खुद उनके पिता, वॉर वेटरन। मेरे साथ स्वागत करिए कर्नल VN थापड़ का। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। सर बहुत बड़ा दिन है आज, आपके बेटे का बर्थडे है, देश के बेटे का बर्थडे है, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, हमारे लिए तो ये दिन जो है हमारी मेमोरी में वो 22 साल का ही रहता है। हर साल हम उसका बर्थडे मनाते हैं अपने बेटे का, लेकिन हमारे जो दिमाग और दिल में वो 22 साल का नौजवान जैसा था वही है, क्योंकि उसके बाद में हमने उसको देखा ही। तो हम नौजवान से पहले एक बारी आपकी बात करेंगे। जब आप नौजवान थे, आपने 60s में आपने सेना ज्वाइन करी, 3rd जनरेशन आर्मी ऑफिसर थे और ज्वाइन करते ही दो बड़ी आपने वॉर्स लड़ी। 65 की आपने वॉर लड़ी, 71 की वॉर लड़ी, फिर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस आपने लड़े। आपका क्या एक्सपीरियंस था जो बाद में कैप्टन के काम आया? देखिए, मैं 1958 में नेशनल डिफेंस एकेडमी में चला गया था। तो 15 साल की उम्र थी, 14.5-15 साल की। और 95 में मैं फिर रिटायर हुआ। 37 साल वो ट्रेनिंग का पीरियड छोड़ दीजिए। फिर वहाँ से हम गए IMA, NDA की ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून गए, जो कि हर एक इंसान का एक तरह से सपना होता है कि हम वहाँ जाएं। तो वहाँ पे उसी वक्त जब हमारी ट्रेनिंग ख़त्म होने को आ रही थी तो चीन की लड़ाई हो गई और चीन की लड़ाई ख़त्म हुई ठीक 20 दिन पहले, हमारे कमीशनिंग के 20 दिन पहले। तो वो एक किस्म का यंग ऑफिसर के दिल में वो रहता है, मलाल रहता है कि हमारे को अब मौका ही नहीं मिला जाने का लड़ाई में जी। तो और ख़ासकर उस समय पे जो देश के प्रति जोश था बहुत हाई, बहुत ज़्यादा था। तो वो एक किस्म का
नुकसान रहा कि हम 20 दिन से बच गए वहाँ जाने के लिए, और अपने जो है पाकिस्तानियों के साथ। तो आपने दोनों फ्रंट लड़े, हाँ। और उसके बाद जब कुछ समय बीता तो फिर घर में खुशी आई, एक के बाद एक आई। हाँ। तो अगर हम बात करते हैं रॉबिन की, और मैं बता दूं क्योंकि जिनको नहीं पता, रॉबिन निकनेम है कैप्टन साहब का, तो सर और हम भी उसी से उनको कई बार संबोधित करेंगे। तो ये क्रिसमस की रात थी जी। 25 दिसंबर 1976 की वो रात थी। क्या था एक्सपीरियंस, क्योंकि ये दुनिया छुट्टी मना रही थी और आप हॉस्पिटल में लेके मैम को गए थे? हाँ, हमने पहले तय किया था कि एक तरफ गुरुपूरब था और एक तरफ क्रिसमस थी, कि भाई अभी ड्यू है, ही वॉज ड्यू, लेकिन वो नहीं हो सका, क्योंकि अगर हमने सोचा था कि अगर वो क्रिसमस के नज़दीक आता है तो उसका नाम हम लॉर्ड रखेंगे, ओके, और अगर वो गुरुपूरब के पास आएगा तो उसका नाम गुरु रखेंगे। तो उसने फैसला कर लिया कि नहीं, दोनों में नहीं, बीच में आना, इसलिए उसका नाम की जो प्रॉब्लम है वो रह गई। अच्छा। और फिर मैंने उसके जो देखा बच्चे को, और उसका जो नेक्स्ट डे हुआ 26 को। हाँ जी। उसके बाद में जब उसको देखा, इतना एनर्जेटिक, फुर्तीला, और एक तरह से इवन एज ए स्मॉल चाइल्ड खुश मिजाज सा लड़का था। तो मैंने कहा इसका बड़ा सोचा, वैसे मैं भी थोड़ा बर्ड्स और नेचर की तरफ इंक्लाइंड हूँ, तो फिर मैंने उनका नाम रॉबिन रख दिया। ओके। टेम्परेरी रॉबिन, फिर देखेंगे परमानेंट नेम क्या रखना। तो अब ये नाम की मैं बात ख़त्म ही कर देता हूँ। तो उसके बाद में हम, जब वो पैदा हो गया था, एक जगह है नंगल डैम, पंजाब में, जो पंजाब में भाखड़ा नंगल, तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल था वो भी उनके मेरे अंकल के नाम पे है। ओके। उसका नाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा अच्छा हॉस्पिटल। वहाँ पे वो पैदा हुए, और बहुत बेहद ठंड का दिन था, बेहद पंजाब की ठंड। और फिर उनको हम घर ले आए। 1.25 साल बाद सवाल उठा, भाई अभी इसका बर्थ सर्टिफिकेट लाना है, सारी चीज़ें हैं, तो नाम तो देना पड़ेगा। तब जब उस समय पे मैं एक बड़ी फेमस हमारी जो है ब्रिगेड, जिसका है 16 आर्मर्ड ब्रिगेड, पठानकोट में रसाले की ब्रिगेड थी, टैंक्स, पूरे टैंक्स ही टैंक्स, उसमें पोस्टेड था। तो फिर वहीं उसी में वो रेजिमेंट जो है, सबसे बैटल ऑफ फिलौरा और वो सब जो है ना जी, जो बड़े लेजेंडरी बैटल्स थे, लेजेंडरी बैटल थे, और 17 पूरा हॉर्स एक रेजिमेंट थी उसमें। और उसमें था अरुण खेत्रपाल, अगेन लेजेंड। हाँ, वो तो लेजेंड था। बिल्कुल। तो इसलिए उसका अरुण खेत्रपाल होने की वजह से कुछ हमारे दिमाग में आया कि ये बच्चे के ऊपर उसके बहुत संस्कार पड़े, और ये ही बिकेम हिज हीरो, बिल्कुल उनका हीरो बन गया एक किस्म से। और बाद में भी बहुत, वो जून की धूप में उसके घर के जाएगा, बस घर के बाहर खड़ा होकर आ जाएगा कि भाई वो ये हम अरुण खेत्रपाल का घर देख के आए। छोटे भाई को भी ले जाता था, वो परेशान होकर वापस आता। तो ये था, ही वॉज हिज एब्सोल्यूट हीरो। तो तब एक दिन मैं बैठा हुआ था, चाय पी रहा था शाम की वरांडे में दूर, तब मैंने देखा कि टैंक उतर रहे हैं। टैंक ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे बड़े बड़े ट्रेलर ट्रक्स के, उसके ऊपर से टैंक्स अनलोड हो रहे हैं। ओके। तो उनमें से एक टैंक था विजन, बड़ा पॉपुलर टैंक। हाँ, उस टाइम पे वो इंडियन, हमारे यहाँ पे भारत में ही बना हुआ, और मेन बैटल टैंक था इंडियन आर्मी का। तो मैंने को एकदम मेरे दिमाग में आया कि इसका नाम विजयंत क्यों ना रख दिया जाए।
ओके, क्योंकि इतना अच्छा टैंक है और इस वर्ड का अर्थ भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ठीक है, अंत तक विजय या अंत में विजय। अंत में। तो विजन करके मैंने किसी को नहीं पूछा, सीधा अपनी वाइफ को पूछा कि मैं ये करना मांगता हूँ। चीज़ अच्छा नाम है, तो कोई पंडित फंड नहीं वगैरह कुछ नहीं, सेरेमनी कुछ नहीं, सीधा उसका नाम विजन। और बहुत सूट भी करा। हाँ, बहुत। सुनने में और भी अच्छा लगा। इत्तेफाक है देखिए, क्योंकि बाद में जिस रेजिमेंट 2 राजपूताना राइफल्स, उनका जो है मोटो वो भी कुछ ऐसा ही है, एवर विक्टोरियस। तो वहाँ भी विजय आ जाता है। हाँ, एवर विक्टोरियस, सदैव विजयी बैकग्राउंड। और कोइंसिडेंटली आपका भी नाम वी से है, उनका भी वो नाम तो वी से। सोचा था हमने, मेरा वी से है, इनका भी वी से है, उनके भाई का भी इनके वी से भाई का नाम भी वी से है, उसकी बेटी का भी नाम वी वी से से है। है, वसुंधरा। जी। तो ये उसके बाद हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उनके बारे में सुनी है कि जब 5-6 साल की उम्र में लोग केजी या जैसे अपर केजी जिसे कहते हैं, क्लास 1 में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, डायग्राम्स और इन शेप से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब वो पिस्टल चलाना सीख रहे थे। उन्होंने उस उम्र में पिस्टल चलाई। नहीं, सीख तो नहीं रहे थे, लेकिन हुआ ऐसे कि एक बटालियन, पैरा बटालियन वहाँ से गुजर रही थी। जी। तो उनका जो सीओ था, कमांडिंग ऑफिसर, और मैं, हम बैचमेट्स थे। ओके। तो उसने कहा, मुझे श्रीलंका के उसके लिए जा रहे थे, तो उसने कहा कि तुम आ जाओ, हम खाना इकट्ठा खाएंगे। ओके। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। तो मैंने जीप उठाई, ये उधर था, मैंने कहा चल तू भी चल हमारे साथ। तो विजयंत को भी बिठा लिया और हम चले गए, खाना खुना खा के वापस आ रहे थे। जब हम वापस आ रहे थे, वहाँ पे फायरिंग हो रही थी। ओके। जवान फायरिंग कर रहे थे। जी। तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा, बहुत देर हो गई गोली नहीं चलाई, गोली चला लेते हैं अच्छी। तो पिस्टल मैंने उठाई और फायर कर रहा। जब मैं फायर कर रहा था तो मैंने देखा कि ये ऐसे गौर से मुझे देख रहा है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, मतलब इसका दिल पूरा बिकेम ऑलमोस्ट ड्रीमी कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने ऐसे ही उसकी तरफ देख के पूछा, तू चलाएगा? कहता हाँ मैं भी चलाऊंगा। छोटा सा था, जबकि उस उम्र में आवाज से ही बच्चा डर सकता है। हाँ, बाद में मेरे अपने कजन्स, हाँ। उनको लेके गया मैं फायरिंग के लिए। हाँ। पूरे आदमी थे लगभग 18 साल के, 19 साल के। जैसे ही फायर हुआ वो भाग गया, दौड़ गया। तो वो नहीं था, वो ठीक था। वाह। तो इस तरह फिर उसने, मैंने उसको मैं नील डाउन किया, उसको पकड़ा अपने एक हाथ में ऐसे, और उसके हाथ को और उसकी मुट्ठी को ऐसे करके अपनी मुट्ठी में लेके फिर उसने 5 गोलियां फायर की। वाह। जो उम्र थी उतनी गोलियां उन्होंने फायर करी। हाँ, कर दी, 5 गोलियां फायर की। और उसके बाद में जब तक वो 10th बोर्ड एग्ज़ाम था उसका, तब उन्होंने सारे इन्फेंट्री के हथियार फायर कर दिए, मशीन गन, ये वो सब। हाँ, हिम्मत भी है, लेकिन आप देखिए कि कहीं ना कहीं वही इंटरेस्ट बन गया था कि इंटरेस्ट की बात मैं बता दूं कि हमारी मैंने जैसे आपने बताया जी। सारे फौज में थे जी। मेरे पिताजी के भाई भी फौज में थे, मेरे काफ़ी लोग आर्मी में ही थे। जब रॉबिन पैदा हुआ तो उसके इर्द गिर्द टैंक्स, गन्स, सिपाही, राइफलें, यही सब थे। छावनी थी, पठानकोट सबसे बड़ी छावनी थी। तो वहाँ पे हर वक्त मिलिट्री एक्टिविटी चलती रहती थी। तो जब ये नेचुरल प्रोडक्शन हुआ तो वो IMA गए, 98 की बात है। और जैसे आप मराठा रेजिमेंट में थे, 2 राजपूताना राइफल्स में गए, 98 हुआ। लेकिन उसके बाद एक थोड़ा सा जैसे कहते हैं एक इनिशियल लल होता है, बिकॉज उस टाइम पे कुछ वॉर नहीं थी, वो एक साइलेंट पीरियड। पीस स्टेशन में था। पीस स्टेशन में थे, ग्वालियर में थे। तो अभी वो एक पीरियड ऐसा था कि अभी एक वॉर उस समय लड़ी नहीं थी, और एक तरह से पीस का माहौल था। वहाँ से फिर वो लोग गए कुपवाड़ा। जैसे कि आपको पता है कि कुपवाड़ा एक गढ़ है आतंकवादियों का,
LOC के पास गढ़ है, बिल्कुल मतलब गढ़ है, तो जाते ही मुठभेड़ हो गई। जाते 2-2.5 महीने वहाँ रहे थे, 2 मुठभेड़ें हुई। उसमें पहली मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे थे, एक की तो बॉडी मिल गई थी, दूसरे की नहीं मिली। आप सोच लीजिए कि दिसंबर के दिन वो ठीक 22 वर्ष के हुए थे, मात्र 22 वर्ष के, और पहली मुठभेड़ उनकी कमिश्निंग के 3-4 महीने बाद हुई। और आतंकवादी भी उन्होंने ढेर कर मेड हिज फर्स्ट किल जैसे कहते हैं। या नॉट मतलब ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। हाँ। तो मैं आपका और आप दोनों का रिएक्शन जानना चाहूँगा। एक तो आपका रिएक्शन जब आपको पता लगा कारगिल में पाकिस्तानी घुस गए हैं, तो आपका फर्स्ट क्या रिएक्शन था और कैप्टन का क्या रिएक्शन था? ना हम मिले, ना हमें पता था कि वो कारगिल पहुंच गए। ओह, यू डिडंट नो उस टाइम? हमें वी डिडंट नो, अच्छा। क्योंकि मैं था अलवर में। जी। अलवर में कोई उस समय इतना नेटवर्क और ऐसी जगह, हाँ, नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। तो ठीक है, वो अपनी पलटन के साथ था, इसमें कोई इतनी बड़ी वरी की बात नहीं है। लेकिन वो सडनली मेरी वाइफ ने मेरे को बोला रिंग करके कि भाई वो तो कारगिल की लड़ाई में है। मैंने कहा ये कब हो गया? कहते हो गया, वो तो उन्होंने टोलोलिंग के ऊपर विजय भी कर लिए। तब न्यूज़ आई जब उन्होंने फर्स्ट वो कर लिया था? हाँ, मुझे पता नहीं था, माता जी को भी पता नहीं था, तो उन्होंने टेलीफोन किया उधर से। तो ये है उनका। इसी दौरान जो है यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो उनका कैरेक्टर दिखाती है, और बाद में आप उस पर आएंगे। वहाँ पे एक बहुत गरीब लकड़हारा था, कुपवाड़ा में, और इनकी पलटन जो थी वो स्कूल में थी। कुपवाड़ा का स्कूल खाली पड़ा था, बंद पड़ा था, उसमें थी। उसके बाहर एक उसका घर था, लकड़हारे का। तो वो चला जाता था, डेली वेजेस पे काम करता था, कहीं मिल जाए काम तो एक दिन, और अपनी लड़की को बहुत प्यार करता था, रुखसाना उसका नाम था, उसको बहुत प्यार करता था। वो लड़की अपने फादर के साथ बहुत खुश रहती थी। एक दिन रात को आतंकवादी आए, दरवाज़ा उनका उखाड़ के फेंका, मार के लात, और अंदर आ गए और उसको पकड़ लिया। उसकी वाइफ बीच में आने की कोशिश की, उन्होंने वाइफ को और बच्चे को, रुखसाना को, एक तरफ खड़ीस लिया, और उस लड़की के सामने उसके बाप को उन्होंने उड़ा दिया। उसका सिर उड़ गया और वो वहीं पर मर गया। तो ये लड़की को ऐसा सदमा पहुंचा, वो कि अपने अंदर ही हो गई, समा गई, बिल्कुल पत्थर की तरह हो गई। ना वो बोलती थी, ना वो खेलती थी, ना कुछ और करती थी, ना कुछ मांगती थी, कुछ नहीं। 1 साल बाद, इस इंसिडेंट के 1 साल बाद विजयंत की पलटन वहाँ पहुँची थी। जब भी वो घर अपने पलटन से बाहर निकलते थे या वापस आते थे, उसके कॉटेज के आगे से जाना पड़ता, झोपड़ी के कच्चे मकान के आगे से जाना पड़ता। सुने, उसको जैसे हर आदमी करता है, जाते आते उसको हेलो, जंगल में, तो वो कोई जवाब नहीं देती थी, वो पत्थर की तरह खड़ी रहती थी। क्या बात है, बहुत दयालु किस्म के थे, दिल से बहुत दयालु थे। यहाँ पे भी कई बार ये हो चुका है, मैंने उनको पॉकेट मनी देना और उन्होंने वो पॉकेट मनी फटाक किसी गरीब आदमी या साधु से आते हैं, वो उनको खड़ा पूरा। फिर मैं पूछूंगा कि क्या किया तुमने, 50 रुपये तुम्हें पॉकेट मनी मिला है
और तुमने जाके उसको दे दिया पूरा। कहता देखिए आपने मुझे दे दिया, अब आपको ये कोई हक नहीं है मेरे से। जो मुझे अच्छा लगता है मैंने किया। इस तरह से वो बहुत दयालु था। जब उन्हें उस लड़की की बात उन समझ में नहीं आई कि क्या ये ऐसी है, क्यों है, तो उसकी वहाँ पे मासी, ओके, उसके मासी को उसने पूछा कि ये क्या बात है, लड़की बचपन से जन्मांतर ही ऐसी है। तब उन्होंने कहा नहीं ये ठीक थी, नॉर्मल लड़की थी, पर ये हुआ था, इससे ये इस तरह चली गई है। तो पहले तो विजयंत के दिल में बड़ी दया आई उस लड़की के लिए कि इसको बेचारी को कितना मोह। फिर वो शाम को कुछ नहीं होता था करने के लिए उधर, मतलब दिनों दिन कुछ नहीं होता था, तो बोर हो जाते हैं आदमी, तो वो अपने सहायक को लेकर दोनों उस लड़की के पास चले जाते। तो पहले तो लड़की थोड़ी शर्मा के थोड़ी दूर हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता उसको चॉकलेट दे दिया, कभी रिबन दे दिया, कभी पेंसिल दे दी, कभी ये, तो वो लड़की थोड़ी सी उनके साथ घुल मिल गई। और उसके बाद में वो उसका वेट करने लग गई कि आया नहीं अभी तक, जब आएगा तो आके बैठ जाएगी। फिर उनकी थोड़ी दोस्ती हो गई आपस में। फिर उनकी चिट्ठी आई हमको, अच्छा, उनकी मदर को चिट्ठी आई या टेलीफोन आया कि यहाँ पे एक लड़की है ऐसे, मैं उसकी थोड़ी देख रेख कर रहा हूँ, तो आपको इसकी ड्रेस बनवानी है, ड्रेसेस बनानी है इसके लिए। तो नेचुरली उसकी मदर एकदम अलार्म हो गई कि क्या बात है, कश्मीरी लड़की और ये वो क्या कर रहा है वहाँ पे। तब और उसको समझाया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, छोटी सी लड़की है, मेरे घुटने तक आती है। कहती है अच्छा ठीक है। वो घुल मिल गई। उसने फिर पूछा कि आप स्कूल जाओगी, तो शी सेड यस आई एम जाऊंगी स्कूल। देन ही गेव सम मनी टू हिज मदर इन दैट मंथ, एंड देन in his last letter he had written to us, please keep on giving 50 rupees to Ruxana for her fees, school fees. So after that I go every year, even this year I went, and I give her the some amount which I feel is good enough and affordable, so that she has done. We gave her a computer system. The battalion which is there, they gave her the smartphones and things like that. So she must be now a big she girl. has just got married. Oh, okay. So we had gone for that. Nice. So we are very happy that our son's responsibility towards that girl has been fully taken care of. जो जिम्मेवारी So थी nice. हमारे बेटे की रुखसाना की तरफ, वो बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेलीविजन वाले उनको रुखसाना को कुपवाड़ा से यहाँ लाए थे फॉर एन इंटरव्यू। और एक दिन हम भौचे के रह गए, जब पहले तो मिले नहीं थे हम उसको जी। जब हमने उसको देखा तो मैं भौचक्का रह गया कि ये है रुखसाना। फिर यहाँ पे एक और दोबारा भी एक और टेलीविजन ने बुलाया था, नोएडा में एक दिन रही, हमारे पंप पे भी आई, बैठी वहाँ पे, तो हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो एक किस्म से उस वक्त तो बहुत छोटी थी, उनको बिल्कुल याद नहीं थी कि क्या कैप्टन साहब कैसा था। लेकिन ये ज़रूर है कि उनके घर में तस्वीर लगी हुई है कैप्टन विजय थापर की। ये है रुखसाना की कहानी। लेकिन ये एक एब्रप्टली एंड हो गई, क्योंकि लड़ाई शुरू हो गई कारगिल में, जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, और एकदम उनको रात को ही जाना पड़ा। तो जब ये पता लगा टोलोलिंग की लड़ाई में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर लड़ाई और गंभीर हो गई, क्योंकि वही सब जानते हैं, सबने जिसने पढ़ा है, सुना है, देखा है कि पहाड़ियाँ बिल्कुल स्टीप होती थी। पहाड़ी मत कालिए हैं उनको पहाड़ ही कहना चाहिए, महापहाड़। हाँ। तो बिल्कुल स्टीप एकदम, कल ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे कई चोटियाँ, और दुश्मन ऊपर से वार कर रहा है, तो हमारे लिए और ज़्यादा टफ है। हाँ। उन टेम्परेचर्स में, उस बर्फ़ में सीधा चढ़ना
और फिर उसको टेक ओवर करना। हाँ। तो जब वो क्योंकि मैं आपको फीचर ज़रूर बताऊंगा सबको जो आप सुन रहे हैं कि 3 पिंपल्स, नोल और एक लोन हिल एरिया है जहाँ पर बहुत बड़ी घमासान लड़ाई उनकी और उनके बटालियन ने लड़ी थी। सर वो लड़ाई के बारे में आप क्या जानते हो, क्योंकि आपने बुक में बड़ा अच्छा वर्णन किया। हाँ, वो लड़ाई बड़ी घमासान लड़ाई थी, हम्म, हैंड टू हैंड थी बिल्कुल। जी। और उसमें ना कोई उनसे क्वार्टर लिया गया ना उनको दिया गया। कहने का मतलब ये है कि भारतवर्ष की ऑप विजय यानी कारगिल ऑपरेशन में वो पहली जीत थी। जब तक सारे अटैक फेल हो रहे थे, तोलोलिंग पे भी 3 अटैक पहले फेल हो चुके थे जब ओके। राजपुताना राइफल्स ने अटैक किया। और 12-13 जून की रात को ये हमला हुआ था और उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन था। एक इतना अच्छा प्रदर्शन था कि उसी वक्त जो है उनको यूनिट साइटेशन आर्मी चीफ ने दे दिया। मिडल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, नहीं, जैसे ख़त्म हुआ था, जैसे हमला ख़त्म हुआ था। और उसमें एक उनके बड़े वीर ऑफिसर थे, मेजर विवेक गुप्ता। ओके। उनको फिर महावीर चक्र मिला, वो जी शहीद जी हो गए बिल्कुल थे बिल्कुल। और बाकी जवान शहीद हो गए थे। लेकिन दुश्मन की रीढ़ की हड्डी जो थी वो तोड़ दी गई थी। उसके बाद ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि एक के बाद एक हमारी जीत होनी शुरू हो गई, क्योंकि दुश्मन हिल गया था। और तोलोलिंग की लड़ाई को कहा जाता है टर्निंग पॉइंट, जहाँ बदलाव हो गया लड़ाई में हमारे पक्ष में, तो उसको टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। और पूरा देश जो था इलेक्ट्रीफाई हो गया उससे। एक्चुअली जब खबर आई कि टोलोलिंग जीत गए हैं, तो आप शायद थे या नहीं मीडिया में उस वक्त? नहीं, मैं स्कूल में ही था। स्कूल में ही थे तो पर वी ऑल वर ग्लूड टू द टीवी सेट्स टीवी, एंड ऑल। क्योंकि पहली बार जो था ना, ये टेलीविज़न पे आप देख सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि 71 में बहादुर और उतनी बहादुरी से लोग लड़े जितनी की बहादुरी से यहाँ लड़े, लेकिन ये आपके साथ कनेक्ट हो गया जी। क्योंकि आपने देख लिया। तो अभी ये जैसे विजयंत है या विक्रम बत्रा है, ये आप इनसे कनेक्टेड है। Connected। ये जनरेशन और आपसे नीचे वाली जनरेशन कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये ख़त्म हुई लड़ाई, बड़े खुश हुए। लेकिन उसी वक्त उनको दूसरा एक टास्क दे दिया गया, वो ऐसा टास्क था जिसके आगे टोलोलिंग की लड़ाई बिल्कुल उतनी गंभीर नहीं थी। नौल जो जगह थी, 3 पिंपल्स एंड नौल, बड़ी खतरनाक लड़ाई। पहाड़ को ही देख के डर लगता है, क्योंकि साहब ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि आप जाना, देख के आना। तो मैं वहाँ जाता था, हर साल जाता था। मतलब उसको देख के आदमी डर जाता है कि दिन के टाइम पे सिर्फ खाली हाथ चढ़ने में डर जाता है। तो आप देख लीजिए, रात को 20-25 केजी आपके ऊपर है, चांदनी रात है, दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है, दोनों तरफ बिल्कुल नैरो रिज और दोनों तरफ खाइयाँ, हजारों फुट गहरी खाइयाँ। एक कदम गलत लिया तो गए। तो वहां पे उनको अटैक। तो जैसे ही उस अटैक को विजयंत ही लीड कर रहे थे जी। जैसे ही वो अटैक के लिए उन्होंने अपनी एक फॉर्मेशन बनाते हैं, एक तरतीब लेते हैं जी। कि आगे कौन इधर, वो तरतीब ले रहे थे। ठीक उसी वक्त पाकिस्तान का एक पाकिस्तानी तोपखाने का एक 6 राउंड का सेल वो उनके ऊपर गिरा। उनमें से एक शेल ठीक उनकी प्लेटून पे गिरा, तो कई लोग मारे गए, 2-3 आदमी घायल हो गए। और जो उनकी अटैक की फॉर्मेशन थी, तरतीब थी, वो सब व्यस्त हो गई, खराब हो गई। क्योंकि सेंटर में ही वो आके वो और फिर वो क्या कि लोग इधर उधर भाग गए अपनी जान बचाने के लिए, पत्थरों के पीछे, कोई कहीं कोई कहीं। फिर सबसे पहले जब वो गए, उन्होंने देखा कि एक जो उनका सबसे प्यारा सिपाही था, उनका बडी था,
जगमल सिंह जो उनके साथ मतलब एक उनका रिलेशन होता है आपस में जबरदस्त, उसको देखा हुआ ऐसे पड़ा हुआ है, मुंह खुला हुआ तो खून निकल रहा है, तो बोल रहे जगमल सिंह जगमल सिंह, लेकिन जगमल सिंह तो मर चुका था। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मेरे को सुन रहे हैं या देख रहे हैं कि एक 22 वर्ष के नौजवान को पहली बार ऐसे उनका बहुत प्यारा साथी जो बमबारी में मारा जाता है उसके ऊपर क्या गुजरती है। वो एकदम भौचक्के रह गए, देख रहे थे कि क्या हो गया इसको। तभी पीछे से उनका जेसीओ आया। जेसीओ एक सरदार होता है जी, जो जूनियर कमीशन ऑफिसर। हाँ, जूनियर कमीशन ऑफिसर। तो उसने उनको लगाई एक पीठ के ऊपर, क्या कर रहे हो आप, ये सब सेंटिमेंटालिटी की समय नहीं है, ये हमें आगे जाना है लड़ाई के लिए, चलिए आप। तो फिर उसको जो घायल थे उनको उठा के उन्होंने रखा पहले शेल्टर में। अब फिर वो लोग अपनी रूट बदल के टोलोलिंग नाले में चले गए और वहाँ से वो ऊपर पहुँच गए। तो यहाँ तक मेरा एक इनको कहने का मतलब है, एक तो जैसे हम जो भी बोले कि एक अफसर जो है अच्छा अफसर, वो कभी अच्छा अफसर नहीं हो सकता जब तक वो पहले एक नेक दिल इंसान हो। तो क्योंकि वो नेक दिल इंसान थे इसलिए वो अच्छे अफसर थे। हर एक के लिए उनके दिल में बड़ी वो थी जगह दूसरे लोगों के लिए। कि कभी फुटबॉल मैच खेलेंगे तो मैंने उनको बोला ये आप कैसे खेल रहे हो, कहते नहीं मेरे को डर लगता है उसकी टांग ना टूट जाए, कहीं चोट ना लग जाए उसको, तो इसलिए उसको बताना पड़ता था कि नहीं आपको अब लड़ाई के मैदान में तो बिल्कुल ही आपको खुले दिल से लड़ना है। तो इस तरह से वो चले गए। जब ऊपर गए तब तक बड़े अफसोस की बात है कि उनका कंपनी कमांडर जो था, जिसको वो प्यार से ताऊ कहते थे और जिसको बहुत चाहते थे, वो मारा गया। और उनकी कंपनी जवानों को सबको बताया था कि कैप्टन साहब को नहीं बतानी ये बात। अच्छा। क्योंकि वो एकदम आग बबला हो जाएंगे और अपना सब्र खो बैठेंगे, नहीं बताने। लेकिन काफ़ी देर के बाद उन्होंने 2-4 लोगों से पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक यंग सोल्जर था, उसको उन्होंने पूछा अरे साहब कहाँ हैं, तो उसने बोल दिया साहब तो मर गए हैं, शहीद हो चुके हैं। हो तो वो ऐसे लगा उनके जैसे सिर के ऊपर किसी ने बड़ा पत्थर मार दिया और वो गुस्से में आ गए। उससे पहले ये सौरभ कालिया का इंसिडेंट हो चुका था, जो भूल तो नहीं सकता, कोई भी नहीं भूल सकता। वो उनका बहुत प्यारा दोस्त था, मतलब दोस्त IMA में दोस्ती थी उनकी आपस में। उसके बाद में उनका मेजर विवेक गुप्ता जो शहीद हो गए थे टोलोलिंग की लड़ाई में, वो सब उनके अंदर खौल रहा था। और जैसे ये पता लगा तो वो एक तरह से यही कह लीजिए कि उनका वो लेने के लिए, उनका हिसाब बराबर करने के लिए वो खड़े हो गए वहाँ। और वहाँ पे उन्होंने जवानों को बोला अब मैं तुम्हें लीड करूँगा। देखिए सिर्फ 22 वर्ष के नौजवान थे, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, और वहाँ पे ऐसी स्थिति में उन्होंने खुद संभाल लिया। लीडरशिप जिसको बोलते हैं, ब्रिलियंट लीडरशिप, बहुत ही कामयाब लीडरशिप थी। उन्होंने उनको बोला कि देखो सुन लो मेरी बात, कुछ नहीं है, मैं जाऊँगा, आप लोग मेरे साथ चलेंगे और हम नॉल के ऊपर कब्जा करेंगे, ठीक है। और तब उन्होंने सबने मिलके उन्होंने कहा देखिए हम लोग हैं राजपूत, ठीक है, और हमारी पलटन की 200 साल की हिस्ट्री है, और इस दौरान कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि हमारी पलटन को कोई काम मिला हो और हमने नहीं किया। तो काम के प्रति उनकी इतनी ज़्यादा वो थी, अपने टास्क के प्रति इतनी ज़्यादा डेडिकेशन थी कि वो कुछ भी हो जाए वो पूरा करना है।
फिर वो आगे चले गए, लेके वो राजा रामचंद्र की जय की नारा बोला उनका नारा है। और सब चले गए आगे। जब आगे गए तो वहाँ पे बंकर था, वो तो जीत लिया, जी साफ कर दिया इन्होंने। उसके बाद में तकरीबन 20-25 मीटर दूर जो थ्री पिंपल्स दूसरा पहाड़ था उनके साथ जुड़ा हुआ था, वहाँ पे पहला बंकर था जी। अच्छा, दुश्मन का, ओके। और वहाँ से मशीन गन की फायर आ गई और यहाँ से ये पत्थर की आड़ में, चढ़ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हाँ पत्थर की आड़ में उसके साथ लड़ रहे थे। 25 मीटर कुछ भी नहीं होता, आप ग्रेनेड फेंक सकते हो। फिर तोप खाने के गोले गिर रहे थे, मशीन गनें चल रही थी, ग्रेनेड फट रहे थे, रॉकेट मारे जा रहे थे एक दूसरे पे। और इसी गोलीबारी में गालियां भी चल रही थी खूब जोर से। इतने डिस्टेंस में सुनाई भी दे जाती है, हाँ, बोल भी सकते हैं। नजदीक तो थे 25-20। हम्म, तो पाकिस्तानी बोल रहे थे इनको, कह भाग जाओ तुम काफिरों, तुम क्या लड़ोगे। ओके। तो इन्होंने कहा है तुम्हारा तो भागने का भी टाइम खत्म हो गया, अब यहां से तुम्हारा जनाजा जाएगा। अच्छा, और चलती रही 1-1.5 घंटा वहां पे गोलीबारी हुई सब। फिर इनको समझ में आ गया कि ये जो बंकर है आगे, इसने हमारी एडवांस रोक रखी है, इसको खत्म करना पड़ेगा। तभी उनके साथ में था लांस हवलदार तिलक सिंह। ओके। वो कहता मैं साहब के सिर पे मारता रहा कि सिर नीचे रखो, सिर नीचे रखो। फिर वो सिर नीचे ऊपर करके गोली मारी। तो एकदम पाकिस्तानी फायर में एक छोटा सा वक्फा आया, लल थोड़ा सा। लल आया, बंद हुआ। पता नहीं, शायद बेल्ट बदली कर रहे होंगे, शायद कोई और बात होगी। इन्होंने आओ देखा ना ताओ, इन्होंने कहा यही मौका है, छलांग लगाई बाहर और भागे वो LMG तो की उसकी तरफ। LMG जो थी MMG उसकी तरफ गए। लेकिन जैसे ही एक कदम लिया, पीछे एक और MMG लगी हुई थी, उसने फायर खोला और वो फायर सिर में लगा और वो वहीं पे अपने साथी की बाहों में खत्म हो गए। नोएडा के वीर वहाँ पे खत्म हुए। उन्होंने नोएडा को मिलिट्री मैप ऑफ इंडिया में ले आया, ठीक है ना। तो क्या है, लोग मेरे साथ बड़ी सिंपैथी करते थे और मेरा दुख बांटने की कोशिश करते थे। कई लोग कहते थे कि देखो इतनी छोटी उम्र में चला गया। तो मैं उनको क्या कहता हूँ, अब मैं तो सब देख लिया मैंने कि देखो ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी जो है कभी भी लंबाई में नहीं मापी जाती, वो हमेशा गहराई में मापी जाती है कि आपने क्या अचीव किया। ठीक है, अब भगत सिंह 22 वर्ष के थे और उनको हजारों वर्ष तक याद किया जाएगा। अभी 100-150 साल तो हो गए हमारे साथ जिंदा हैं वो, तो हमेशा जो लंबाई है, जो आपकी ज़िंदगी है, तो ये है मेरा कहना। तो मैं उनको कहता था देखो, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे सारे साथी जो हैं वो अरुण विहार में ही रहते हैं, फौजी हैं पुराने, तो आपस में बात होती थी। तो मैं उनको यही कहता था कि देखिए, और वो भी ये बात मानते हैं कि देखिए फौजी है, वर्दी पहनी है, उसके लिए लड़ाई के मैदान में दुश्मन के साथ आखिरी दम तक लड़ते हुए हाथ में राइफल और गोली लगती है और वो अपने साथी के बाजू में गिर जाते हैं, खत्म। तो इससे अच्छा एग्जिट कुछ नहीं हो सकता, और कोई तरीका नहीं है एक सैनिक के लिए इससे अच्छा इस पृथ्वी को छोड़ने के। जैसे उनका नाम है विजय, अंत तक विजय ही मिली, अंत तक और वो विजय हो गई। विजय हो गई। बस उसके बाद उनको इतना जोश चढ़ा, सारों ने हमला कर दिया और वो बंकर खत्म कर गया, भाग गए, वो पाकिस्तानी भाग गए।
तो जब न्यूज़ ब्रेक हुई थी आपने कहीं बताया था कि मैम पढ़ा रही थी, वो टीचर स्कूल में थी रायन 39 सेक्टर नोएडा में। हाँ। और आप अलवर में थे, आपको एकदम से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी बिकॉज अगेन आप नेटवर्क में नहीं थे, उस टाइम मोबाइल का ज़माना भी इतना नहीं था। तो जब न्यूज़ ब्रेक हुई थी तो पूछना नहीं चाहिए बट आपका सर क्या रिएक्शन? देखिए क्या, मैं कुछ नहीं, मैं तो मैं फौजी भी हूँ और इस तरह की स्थितियों से गुजरा हूँ, लेकिन मैं पिता भी हूँ, तो वो तो दुख तो होता है। ले आए मेरे को वहाँ से यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ वो मैं बताना चाहता हूँ। जी प्लीज। उस दिन जो जन सैलाब था वो देखते नहीं बनता था। 1.5 लाख आदमी आया हुआ था यहाँ पर, 1.5 लाख। ना कोई विजयंत को जानता था। 4 लाख की लोग यहाँ से नहीं, मतलब कहाँ से आए हैं? मेरठ से आए, सहारनपुर से आए, बुलंदशहर से आए, पूरी दुनिया भर के लोग यहाँ पे आए। दिल्ली से 4-5 तो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे उनके अंतिम। तो जिस टाउन, उस समय नोएडा टाउन था, जिस टाउन की उस टाइम पे पॉपुलेशन कैपेसिटी 4 लाख की थी, उसमें 1.5 लाख लोग आए थे। मतलब 1.5 लाख। आप ये सोचे कि कहाँ से लोग जमा हुए थे। न्यूज़पेपर में ये आया था और जो वहाँ पे विटनेस थे उन्होंने भी बहुत बहुत ज़्यादा लोग। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये गिनती वगैरह नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर एक किस्म का बड़ा उत्साह था। तो मैंने कहा ना, जैसे ना तो विजयंत उनको जानता था, ना वो लोग विजयंत को जानते थे, ना वो हमारे फैमिली से किसी तरह से ताल्लुक थे, लेकिन हर एक को एक वो थी, एक अंदर से भाव था। वो देखना मांगते थे उस आदमी को जो हमारी, जो देश के अंदर, जो हमारे समाज के अंदर वीरता की जगह है। वीरता एक गुण है, वीरता एक वर्चू है जो सब लोग एडमायर करते हैं। वीर आदमी को सभी लोग एडमायर करते हैं। वो देखना मांगते थे उस आदमी को जिसने इस तरह की वीरता और देशभक्ति का प्रदर्शन किया है। उनको और ना हमसे कोई मतलब था ना कोई और, लेकिन वो आए, दूर दूर से आए उनको देखने के लिए। बाकी उसके एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जिसका डिस्क्रिप्शन बुक में, और हम बुक का लिंक आपको ज़रूर देंगे, आप ज़रूर इस बुक को ऑर्डर करिएगा। एक देशभक्ति से, जोश से आप भर जाएंगे। पर इसके अंदर एक लेटर के बारे में कहा गया, क्योंकि उस एक लेटर है जो उन्होंने लिखा था, क्योंकि उनको पता था जिस तरह की लड़ाई है कि बचना मुश्किल है, तो उन्होंने ऑलरेडी एक तरह से ऐलान करा था कि जब तक आपको लेटर मिलेगा, मतलब आई विल बी इन द स्काइज, मैं उधर पहले ही होऊंगा, आप सब धैर्य रखिए। और रुखसाना की जैसे बात कही तो उधर जिम्मेदारी अपने आप निभाते रहिए। उन्होंने पहले एक तरह से तैयारी करके आपको रखा था, ये मेरे पीछे भी काम अपने कर। देखिए ऐसे है कि वो उनको पता था कि मुझे ये हमला जो है लीड करना, सबसे आगे मेरे को होना है जी। तो बहुत मुमकिन है कि शायद मैं ना आ सकूं। आ गया तो ठीक है। बल्कि ये चिट्ठी लिखने के बाद उन्होंने कैप्टन तोमर, उनका साथी था जी, उसको दी कि भाई ये पकड़ चिट्ठी, अगर मैं आ गया तो मैं इसको फाड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा, अगर नहीं आ सका तो ये मेरे माता पिता को जरूर। तो वो चिट्ठी है, आखिरी चिट्ठी। हर एक देशवासी को, मैं समझता हूँ हर एक देशवासी को ये चिट्ठी पढ़नी चाहिए, और आपको पता लग जाएगा कि एक भारतीय होने के कारण आपको, आपके दिल में क्या वैल्यूज़ होने चाहिए, क्या सिद्धांत होने चाहिए, वो उस चिट्ठी में उन्होंने लिख दिया। एक 22 वर्ष का नौजवान ने लिखे, कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने या कोई प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लिखे। तो ये आप सब ने पढ़ने चाहिए। और जो लोग मिडिल एज के हैं, बड़े लोगों को भी अच्छी लगती है ये किताब, कहानी के तौर पर पढ़ सकते हैं। तो आप, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि आजकल माहौल ऐसा है कि बहुत विदेशी ताकतें हैं जो हमें तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, बहुत चीज़ें हैं, और लोग कई बार सोशल मीडिया के तो स्वे भी कर जाते हैं थोड़ा इधर कि कहीं अच्छा वो सच तो नहीं बोल रहे, शायद हम जो झूठ बोल रहे हैं। तो
अगर एक ओवरऑल मैसेज देना आज के लोगों को कि हाउ टू ट्रस्ट एंड हाउ टू स्टिक टू योर आर्म फोर्सेस, तो आप कोई क्या मैसेज देंगे आज के बहुत बड़े दिन? नहीं, देखिए, अगर आप लोग समझते हैं कि कारगिल के साथ हमारे देश की लड़ाई ख़त्म हो गई तो वो गलत समझते हैं। लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। हमारे दोनों, पहले तो एक साइड में ही दुश्मन था, दोनों साइड में, बल्कि तीनों साइड में है इस समय। हमारे पाकिस्तान एक साइड में था, उत्तर की तरफ चाइना एवर रेडी, किसी न किसी दिन जंग होगा। और अब बांग्लादेश भी बिल्कुल एक हॉस्टाइल किस्म का रवैया अपना है। पर यही नहीं, हमारे देश के अंदर ही एक और शत्रुता पैदा हो गई, एक और दुश्मन हमारे देश के अंदर ही। तो हमें सबको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अपने, और कभी भी अपनी सेना को या सैनिकों को क्रिटिसाइज करना तो बड़ी दूर की बात है। उनके बारे में अब शब्द कहना तो बहुत दूर की बात है। जो आजकल हो रहा है, बिल्कुल वही, आपको पूरा उनको एक किस्म से भरोसा देना चाहिए कि सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट जो है हमारे देश की, वो है सेना। उस सेना की वजह से भारत अखंड और जैसे है उस हालत में सुरक्षित है, सेना की वजह से। तो मेरा यही कहना है, आजकल कई ताकतें, जैसे आपने कहा, वो चाहती हैं कि हमारी हालत भी पाकिस्तान जैसी हो जाए। वैसी नहीं होगी, क्योंकि हमारी सेना है। आपको यही भरोसा देना चाहता हूँ। और जब वो सैनिक वहाँ लड़ता है और वो सैनिक वहाँ शहीद होता है, तो उसको पता है कि ये करोड़ों लोग जो मेरे देशवासी हैं, देश के रहने वाले, वो मेरे पीछे हैं, मेरे परिवार के पीछे हैं, और वो उनका देख रेख करेंगे। तो इस तरह से देश की ताकत बनती है। जो हमको शहीदों की ज़रूरत, हमको हीरोज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमेशा, क्योंकि जो हीरो हैं हमारे देश के, खासकर जो सैनिक वहाँ पे अपना बलिदान दे देते हैं, वो एक तरह से हमारे देश की बुनियाद के अंदर सीमेंट का काम करते हैं, कंक्रीट का काम करते हैं, और एक मजबूत देश को बनाते हैं। उनको, उनकी तरफ देख के बाकी लोग प्रेरणा पाते हैं। सर, बहुत बड़ा दिन है, जैसे हमने बताया कि एक तो कैप्टन साहब का बर्थडे भी है। हाँ। और तो मिक्स फीलिंग्स ही कहूँगा, मैं कहूँगा हैप्पी फीलिंग है। हाँ। अच्छा दिन है, बड़ा दिन है। हाँ। और आज आप हमारे साथ थे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, एक सम्माननीय दिन हो गया। आज कैप्टन जहाँ से देख रहे हैं वो खुश होंगे और अपने जो ब्लेसिंग्स हैं वो हम सबके साथ शेयर करेंगे। सर, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे पास आए और इस शो का हिस्सा बने, स्पेशल डे का हिस्सा बने, जिसमें आप भी भागीदार और हम सब भी भागीदार हो गए हैं। थैंक यू। इससे पहले कि आप इसे ख़त्म करें, मेरा निवेदन है पूरे जो भी मुझे सुन रहे हैं कि वो इनकी आखिरी चिट्ठी ज़रूर पढ़ें। सर, थैंक यू सो मच।